ये कौन सी सात आदत है? लेट्स सी। बीइंग प्रोएक्टिव, बीइंग विद एंड इन माइंड इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या थिंक व्हेन ए सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इट्स एनर्जी इसमें ड्रॉप इन द सॉर्ट। इसमें आने वाली वीडियोस देखें जिसमें हर हैबिट को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो बेस्ड है हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव पे। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि बाकी लोग और हालात। और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों या हालात पर डालेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, और जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो आप उसे ना तब्दील कर सकते हैं और ना उसमें बेहतरी ला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लें। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते, जैसे कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका जेंडर, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, फिर मौसम किस तरह का है या लोगों के रवैये। तो ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, पर जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो ये है कि हम इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है इन चीज़ों की तरफ, हम इससे कैसे डील कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो प्रोएक्टिव लोगों को और रिएक्टिव लोगों को डिफरेंशिएट करती है। प्रोएक्टिव लोग किसी भी चीज़ को करने के लिए हमेशा एक्शंस लेते हैं, और अगर वो किसी मसले का शिकार हो जाएं तो वो तरीके ढूंढते हैं जिससे वो इस मसले से बाहर आ सकें। जबकि दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि चीज़ें खुद ही ठीक हो जाए, या फिर वो विक्टिम बन जाते हैं कि हालात की वजह से वो कुछ नहीं कर सके या फिर वो लोगों की वजह से बदल गए। ऐसे लोग सिर्फ मसले या रुकावटों को देखते रहते हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करते। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप एक प्रोएक्टिव इंसान हैं या फिर एक रिएक्टिव इंसान। प्रोएक्टिव होने के लिए 4 ह्यूमन टूल्स की ज़रूरत है: सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शाइन, इमेजिनेशन एंड विल पावर। सेल्फ अवेयरनेस ये होती है कि आप अपने थॉट्स और एक्शन को खुद ऑब्जर्व कर सकें। कॉन्शाइन आपके ज़मीर की आवाज़ों से आपको गलत और सही को डिफरेंशिएट करती है। इमेजिनेशन में आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शन है आप वो देखते हैं। और विल पावर इंसान को चूज़ करने की ताकत देती है। अब ये चारों टूल किस तरह काम करते हैं ये देखने के लिए हम पिया की स्टोरी की एग्जांपल लेंगे, जो कि बुक में दी हुई है और एक रियल लाइफ स्टोरी है। पिया एक यंग फीमेल जर्नलिस्ट होती है जो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में रिपोर्टर के तौर पे काम करती है, और वो अपने इन एक्सपीरियंस होने की वजह से बहुत टेंस होती है कि क्या वो इन एक्सपीरियंस लोगों में जगह बना सकेगी। और फिर उसका एडिटर उसको बीटल्स का स्टे कवर करने को कहता है जो बहुत फेमस होते हैं उन दिनों यूरोप में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाती है तो वही सोचती है कि सबके पास एक जैसी स्टोरी होगी, उसके पास कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि फ्रंट पेज पे आ सके, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो वो पेंट हाउस में मैनेजर को कॉल करती है कि वो बीटल्स से मिलना चाहती है, और वो उसे बुला लेते हैं। उनसे बात करती है और चीज़ें नोट करती जाती है, और उसके बाद उसकी स्टोरी रीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आ जाती है, और मुख्तलिफ दूसरे अखबार भी उसके इंटरव्यू को पब्लिश करते हैं। अब इस स्टोरी में पिया को ये अवेयरनेस थी कि वो यंग और इनएक्सपीरियंस है, जबकि वहाँ पे बहुत से सीनियर और एक्सपीरियंस लोग भी मौजूद हैं। पर उसने इसको एक हर्डल की तौर पर नहीं देखा, ना ही ये सोचा कि वो कभी इसमें जगह नहीं बना सकेगी या फिर उसे ये काम छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसने अपने इमेजिनेशन के टूल को यूज़ किया और अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया। और ये उसकी विल पावर थी कि उसने चूज़ किया कि वो मैनेजर से बात करेगी, बजाय इसके कि वो सेम स्टोरी के साथ वापस चली जाती जैसे कि बाकी सब रिपोर्टर्स के पास थी। अब इससे ये पता चलता है कि ये हैबिट कितनी इम्पैक्टफुल थी और उसने कितना बड़ा चेंज लाया पिया की लाइफ में।